Hey everyone, welcome to Ecstatic Pathshala, and today we'll study chapter 1 of your English class 12th from the book Flamingo. इसका नेम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. इन्होंने ये लेसन लिखा है. बेसिकली अगर मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन बताऊं तो जब 1870 और 71 में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था. प्रशिया बेसिकली जर्मनी का ओल्ड नेम है, तो प्रशिया से कंफ्यूज मत होना. प्रशिया हियर मीन्स जर्मनी. फ्रांस और जर्मनी का 1870-71 में एक वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस हार गया था. अब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसका नाम था एल्सेस और लॉरेन. अब यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी लैंग्वेज जर्मन्स ने इम्पोज कर दी. उन्होंने बोला कि क्योंकि हम जीते थे इसलिए एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. सारे टीचर्स को वहाँ से जाना होगा और यहाँ पर कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलेगा. वो अपना डोमिनेशन करना चाहते थे उन डिस्ट्रिक्ट्स में. तो इस स्टोरी के नरेटर हमारा एक छोटा सा बॉय है, अ लिटिल बॉय हुज नेम इज़ फ्रांस. ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना फ्रांस और फ्रांस में. बेसिकली हिज नेम इज़ Franz. Alright, so he's a little school going boy and ये story वहीं से start होती है. तो come on, let's start reading the chapter and I hope that you'll enjoy it. First of all, we'll study about the author. So here it is written that Alphonse Daudet was a French novelist. Means वो French की novels लिखते थे and short story writer और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War that was in 1870 and 71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Now, who was Bismarck? Bismarck ने इस फ्रांस को हराया था. प्रशिया के मेन लीडर आप कह सकते हो कि वो थे उस टाइम. सो ऑटो वन बिस्मार्क हमारे जर्मनी के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इस वॉर को लीड किया था और फ्रांस को हराया था 1870 एंड 71 में. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, एज आई टोल्ड यू, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एल्सेस और लॉरेन ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, ये किसके हाथ में आ गए? प्रशिया के हाथ में आ गए, विच इज़ टुडेज जर्मनी. Read the story to find out what effect this had on the life at school. So let's just jump into the chapter. Basically we will be looking at these words. So जब ये हमारे chapter में आएंगे, so I'll definitely tell you these words, the meaning of these words. So let's just start reading. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So who is I over here? I is the narrator, or you can also write that I is a little boy whose name is Franz. Basically here the name is not given as Franz, but in the coming pages of this chapter you will get to know that the boy's name is Franz. So ही सेज़ दैट उस दिन मैं उस मॉर्निंग मैंने स्कूल के लिए बहुत लेट चलना स्टार्ट किया था और मैं बहुत डर में था, मुझे बहुत डर था स्कोल्डिंग से. व्हाट डज ग्रेट ड्रेड ऑफ मीनिंग? ग्रेट ड्रेड ऑफ, इट मीन्स फियर ऑफ. व्हाट इट मीन्स? फियर ऑफ. He says that he was really scared of a scolding. Why? Because M. Hamel had said that he would be questioning him on participles. Now what is participles? ये एक ग्रामर का टॉपिक होता है, हमारी इंग्लिश ग्रामर में भी होता है. सिमिलरली ये फ्रेंच ग्रामर में भी होता है. तो फ्रांस कहता है कि उस दिन हमें क्वेश्चन करने वाले थे एम हैमल पार्टिसिपल्स के ऊपर और मुझे उसका पहला वर्ड भी नहीं आता था. लाइक हम कहते हैं ना कि मुझे तो उसका पहला अक्षर भी नहीं आता, तो दैट मीन्स उसको फर्स्ट वर्ड उसको कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में. आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. नाउ अब अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हम अपना होमवर्क करके नहीं गए हैं या फिर हमें डांट पड़ने से डर लग रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो आज स्कूल नहीं जाते, लेट्स स्किप द स्कूल टुडे. बट इज़ दैट राइट? नो, दैट्स नॉट राइट एट ऑल. तो ये थॉट फ्रांस के मन में भी आया था. वो सोच रहा था कि चलो ना मैं भाग जाता हूँ यहाँ से और अपना डे बाहर स्पेंड करता हूँ. आउट ऑफ डोर्स मीन्स आउटसाइड. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of a sawmill, the Prussian soldiers were drilling. So he says that वहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा वार्म था, ब्राइट था, बर्ड्स चर्प कर रहे थे. कहाँ पर? एज ऑफ द वुड्स, मतलब फॉरेस्ट में बर्ड्स चर्प कर रहे थे. और व्हाट डज अ सॉमिल मीन?
ये एक मिल होती है जहाँ पर वुड कटिंग का काम होता है, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है. एंड व्हाट डज ड्रिलिंग मीन? ड्रिलिंग मीन एक्सरसाइजिंग. ऑलराइट. सो वो कह रहा था कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था, बहुत ही अच्छा मौसम था, ब्राइट दिन था, सनशाइन थी, सनरेज थी, बर्ड्स चर्प कर रही थी, रशियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे, और ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था. व्हाट डज टेम्पटिंग मीन? सो व्हाट डज टेम्पटिंग मीन? टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षक. तो ये वो कहता है कि फ्रांस कहता है कि उसे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. होता है ना ऐसा कि जब हम बाहर का दिन देखते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, तो फिर हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है और हमें स्कूल बहुत बोरिंग लगने लगता है. तो सेम चीज़ फ्रांस के साथ भी हुई. अब एक डाउट उठा होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि यार जब वार्म और ब्राइट वेदर होता है तो कौन ऐसी गर्मी के मौसम में बाहर देखना चाहेगा, बाहर रहना चाहेगा. तो बेसिकली हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट इफ़ वी लुक एट फ्रांस, देन वो फ्रांस में रहता है और फ्रांस में वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है एज इन द केस ऑफ इंडिया. इंडिया में हमें ठंडा मौसम पसंद होता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम गर्मी रहती है, बट फ्रांस में ऐसा नहीं होता. फ्रांस में मैक्सिमम टाइम सर्दी रहती है और बहुत ही कम टाइम के लिए गर्मी रहती है, ब्राइट रहता है मौसम और वार्म रहता है. तो वहाँ के लोगों को वार्म वेदर, ब्राइट वेदर, सन रेज, सनशाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस डाउट वुड बी क्लियर. सो नाउ ही सेज that it was all much more tempting than the rule for participles. ये बहुत ही ज़्यादा attractive था, आकर्षक था than the rules for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. But मेरे अंदर इतना strength था कि मैं इस सब को resist करूं और अपने स्कूल जाऊं because that was more important. Now हमें एक फ्रांस की क्वालिटी यहाँ पे पता चलती है कि no doubt उसको ये थॉट आया कि वो स्कूल से भाग जाए या फिर वो स्कूल को शिफ्ट कर दे, बट उसने ऐसा नहीं किया. That shows that he knew how to take the right decision and how to be more at the right path. He knew what he should do. He was not like कि चलो कोई बात नहीं ना, चलते हैं, it's okay. He was not like that. So let's read the next part, next paragraph. He says, when I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. What does a bulletin board mean? Bulletin board means ऐसा notice board, we can say here notice board. ऐसा notice board जहाँ पर बहुत सारे notices लगाए जाते हैं पब्लिक के लिए ताकि वो उसको रीड कर सकें. आपके स्कूल्स में भी होता होगा, बट ये टाउन हॉल में था. एक टाउन हॉल मीन्स अ गवर्नमेंट बिल्डिंग. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. अब फ्रांस कहता है कि पिछले 2 सालों से सारी की सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, इसी नोटिस बोर्ड से आई थी. अब नोटिस बोर्ड कैसे दे सकता है बैड न्यूज़? उसके मुंह तो है नहीं, उसका हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, तो वो बोल तो सकता नहीं है ऑफ कोर्स. तो कैसे दी उसने? तो वहाँ पर नोटिस लगाए जाते थे जो कि सारी बैड न्यूज़ को इलेबोरेट करते थे. अब वो बैड न्यूज़ कौन कौन सी थी? ही सेज एट द नेक्स्ट, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब वो कहता है कि सारे हारे हुए युद्ध, battles means wars, and draft, the orders of the commanding officer, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मतलब इतने ज़्यादा बैड न्यूज़ आते थे वहाँ से कि वो खुद सोचने लग गया कि अब क्या परेशानी है, अब क्या प्रॉब्लम है. होता है ना ऐसा कि जब हमारे साथ ज़्यादा बुरा होता है ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार अब क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, राइट? वी एक्चुअली थिंक लाइक दैट. तो सेम चीज़ यहाँ हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हो रही थी. नाउ द नेक्स्ट पेज वी विल स्टार्ट. देन उसके बाद, एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. ओके, सो उसके बाद जो फ्रांस जाता है, हरी करता है स्कूल के लिए, जल्दी से जाता है, उसके बाद उसको वॉचर मिलता है. हु इज़ वॉचर? बेसिकली इट्स द नेम ऑफ अ ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ हम लुहार को बोलते हैं. ओके, द वन वो जो आयरन से रिलेटेड काम करते हैं उनको हम लुहार बोलते हैं. तो ब्लैकस्मिथ लुहार को बोलते हैं एंड हिज नेम वॉज वॉचर. और उसका एक एप्रेंटिस मीन एन एम्प्लॉयर, उसका एक एम्प्लॉयर भी था उसके साथ. वो इसको बुलेटिन बोर्ड में जो नोटिस था उसको रीड करते हुए उसको बोलता है फ्रांस को कि क्या यार बेबी इतना फास्ट मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बब मीन्स जैसे हम प्यार से बोलते थे ना हिंदी में बेटा, लाइक जस्ट लाइक दैट. ऑलराइट, सो देन ही सेज, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ.
अब अगर हम स्कूल के लिए लेट हो रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू आर गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल, तो आपको अगर कोई ऐसे बोले कि भाई तेज़ मत जाओ, बहुत टाइम है जाने के लिए, तो आपको लगेगा ना कि ये पागल है क्या, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक तो मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, और पागलों की तरह बोल रहा है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है भाई, तो क्या फालतू बात है, बिल्कुल लगेगा ना ऐसे। तो वही चीज़ हुई उसके साथ। फ्रांस में यही सोचता है कि आखिर उसे लगता है कि वॉचर मेरा मजाक उड़ा रहा था, और फिर वो ज़्यादा इस बात पे गौर नहीं करता और जल्दी से स्कूल चला जाता है। एम हैमल इज़ द टीचर ऑफ फ्रांस। बेसिकली ये फ्रांस के टीचर हैं जो कि उसे फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो फ्रांस भागते भागते एम हैमल के लिटिल गार्डन में ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स ही वॉज पैंटिंग। ऐसे होता है ना कि हमारी सांस फूल जाती है, वी आर पैंटिंग, दैट्स द सिनेरियो विद है। तो वो ऑल आउट ऑफ ब्रेथ एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है। यूजुअली when the school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Now अब यूजुअली मतलब अक्सर क्या होता था, जब फ्रांस स्कूल जाता था, जब हम भी स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देती है, बच्चों की शोर शराबा सुनाई देता है, बच्चों की डेस्क के ऊपर रैप करने की आवाज़ सुनाई देती है, टीचर के रूलर से रैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे अपने लेसन्स को लर्न कर रहे होते हैं, यूनिसन मीन्स एक साथ। तो वो वही कहता है कि जब मैं यूजुअली स्कूल में जाता था तो बहुत ही ज़्यादा बसल होती थी, हसल बसल होती थी, नॉइज़ होती थी जो कि स्ट्रीट तक सुनाई देती थी बाहर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की साउंड्स होती थी, बच्चे रिपीट करते थे अपने लेसन्स को बहुत ही तेज़ तेज़, और हम अपने कानों पर हाथ रखकर अपने लेसन्स को लर्न करते थे जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। और टीचर अपने ग्रेट रूलर को टेबल पे बैंग बैंग करता था, लाइक ऐसे रैप करता था। नाउ वन थिंग यू शुड नोटिस इज़ दैट ग्रेट रूलर यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, वाई इज़ द रूलर डिफाइंड एज ग्रेट, क्योंकि वो फ्रांस नरेट कर रहा है ना स्टोरी, तो वो इसको ग्रेट इसलिए बोलता है क्योंकि उसको रूलर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऑलराइट, सो फ्रांस को रूलर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि एम हैमल में भी उसको शायद पनिश करते होंगे, बच्चों को, जो बच्चे काम नहीं करते होंगे उनको पनिश करते होंगे, और सारे बच्चों के अंदर उस रूलर का बहुत ही ज़्यादा डर होता होगा, इसीलिए फ्रांस ने इसको यहाँ पे ग्रेट, और आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे टेरिबल वर्ड से इसको डिफाइन किया है। नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट लाइन, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन उस दिन क्या हुआ, यूजुअली तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता था, पर उस दिन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो अब फ्रांस कहता है कि उस दिन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। सो बेसिकली यहाँ काउंटेड ऑन का क्या मतलब है, डिपेंडेंट अपॉन। ऑलराइट, इट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन। तो वो कहता है कि मैंने डिपेंड हुआ था मैं कमोशन के ऊपर ना। व्हाट डज कमोशन मीन्स, कमोशन मीन्स नॉइज़, शोर शराबा जिसको आप बोल रहे हो। ऑलराइट, शोर शराबा मीन्स कमोशन। तो वो कहता है कि मैं इस सारी नॉइज़ के ऊपर ही तो डिपेंड हुआ था। अब यूजुअली क्या होता है, जब हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो अगर नॉइज़ हो रही होती है, क्लास में नॉइज़ होती है, तो हम उसका फ़ायदा उठा के क्लास में चले जाते हैं कि भाई किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया, सब अपने में मस्त है, और हम क्लास में जाके बैठ जाते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस कहता है कि मैं तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था, बट आज तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टिल था, जैसे संडे मॉर्निंग हो। उसने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा जो ऑलरेडी अपने प्लेसेस में बैठे थे, और एम हैमल क्लास में अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे, आगे से पीछे वॉक करते हैं ना टीचर्स। देखा होगा जब आपके एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स किस तरह से वॉक करते हैं, यू नो, विद देयर आई वुड से विद देयर टेरेबल आइज, राइट, किस तरीके से देखते हैं वो। तो वो अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो फ्रांस कहता है कि मुझे आखिरकार फाइनली मुझे डोर ओपन करना ही पड़ा और अंदर सबके सामने जाना पड़ा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, एंड ब्लशिंग का मतलब तो आपको पता है, जब हमारे चीक्स रेड हो जाते हैं शेम से या फिर फियर से। तो वो कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश किया था उस दिन, और कितना मुझे डर लग रहा था कि भाई अब तो डांट पक्का मिलेगी। नथिंग हैपेंड, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो डांट पड़ी ही नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, नाउ दिस इज टोटली अ कॉन्ट्रास्ट, राइट।
जो फ्रांस ने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। एम हैमल ने तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंडली बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो एम हैमल क्या कहते हैं फ्रांस को कि लिटिल फ्रांस जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। उसके बाद फ्रांस अपने बेंच पे जाता है और जाके बैठ जाता है। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब वो कहता है कि मैं इन सब से बाहर आया ही था, ये सब कुछ जो अजीबोगरीब हो रहा था हमारी क्लास में, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है और अपनी छोटी सी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, मीन्स उसके ऊपर काम हुआ है, सिलाई टाइप का काम हुआ है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी पहनते ही नहीं थे। बहुत ही अजीबोगरीब हो रहा है यार इसकी क्लास में तो, राइट? आप भी यही सोच रहे होगे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। इसके अलावा और क्या हो रहा था? पूरा की पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब और सॉलेम लग रहा था। सॉलेम मीन्स सीरियस। Solemn means serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब वो क्या बोलता है कि सबसे स्ट्रेंज थिंग जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया था वो ये थी कि हमारी क्लास के जो बैक वाले बेंचेस थे उस पर विलेज पीपल बैठे थे, मतलब बड़े बड़े लोग बैठे थे, हमारी क्लास के बच्चे नहीं, विलेजर्स बैठे थे। उसमें से कौन कौन बैठा था? ओल्ड हॉजर बैठा था। हॉजर इज़ बेसिकली अ नेम ऑफ अ पर्सन। ओल्ड हॉजर बैठा था अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स द रिटायर्ड मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। और भी उनके साथ बहुत सारे लोग बैठे थे, विलेज पीपल बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब के सब बहुत ही ज़्यादा सैड थे। और हॉजर एक प्राइमर लाया था। ओल्ड प्राइमर मीन्स सी। इंग्लिश में प्राइमर क्या होगा? लाइक हमारे इंग्लिश का बेसिक, दैट इज़ ABCD। तो वो फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स लाया था, या फ्रेंच के वी कैन से अ बेसिक बुक। अब प्राइमरी बुक जो सबसे बेसिक बुक होती है वो लाया था। अब आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर वो क्यों लाया था? क्योंकि हो सकता है उसने वो पढ़ी ना हो, उसको वो पढ़ने के लिए लाया था। अब आगे तो हम चैप्टर में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा इसका आंसर। एंड देन ही सेज थम्ड एट द एजेस। थम्ड मीन्स वो थोड़ी पुरानी हो गई थी तो साइड से फट गई थी वो। एंड देन ही सेज एंड ही हेल्ड इट ओपन, वो अपनी नीज के ऊपर उसने ओपन करके रखी थी और उसके ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, फ्रांस जब इस सब के बारे में सोच रहा था तो एम हैमल अपने चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। ग्रेव हियर मीन्स सीरियस। तो आपका 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इस सिचुएशन में, हम आगे सिचुएशन देखेंगे क्या सिचुएशन है, एम हैमल की टोन क्या थी। सो यू वुड बी राइटिंग ग्रेव एंड जेंटल टोन। सो रिमेंबर दैट, एक सीरियस और जेंटल टोन थी उनकी, विच ही हैड यूज्ड टू मी। ही सेड, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. उसके बाद एम हैमल कहते हैं सीट पे बैठकर अपनी कि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है। व्हाट इज़ नाउ बर्लिन? बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ओके, सो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिंस हमारा फ्रांस हार गया था, फ्रांस के हारने की वजह से जर्मनी लैंग्वेज यहाँ पर इम्पोज हो रही है। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन में स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और सारे टीचर्स को वहाँ से छोड़ के जाना होगा और न्यू मास्टर्स कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहो। What a thunderclap these words were to me. अब ये वर्ड्स कैसे थे? थंडरक्लैप आपको लाइक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, ये जो वर्ड्स थे फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। हमारा जो लिटिल बॉय फ्रांस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall.
wretches means unhappy people. तो फ्रांस बोलता है कि यार ये न्यूज़ थी जो वहाँ पे टाउन हॉल में पढ़ी थी, इतनी बुरी न्यूज़. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the star. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब होता है ना, जब हमें ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कुछ चीज़ के लिए तो हम उसके ऊपर रिग्रेट फील करते हैं. तो सेम चीज़ फ्रांस के साथ भी होती है. वो कहता है कि यार ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मुझे तो लिखना पढ़ना ढंग से आता ही नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज में, और मैं यहीं पर रुक जाऊंगा. मुझे तो कितना सॉरी फील हो रहा है, कितना बुरा फील हो रहा है कि मैं इसको दोबारा पढ़ ही नहीं पाऊंगा. उसको रिग्रेट फील हो रहा था क्योंकि वो पढ़ने के टाइम पे क्या करता था, बर्ड्स के एग्स के साथ खेलता था, सार पे स्लाइड करता था. ना व्हाट इज सार? इट इज़ अ रिवर दैट फ्लोज इन फ्रांस. ओके, ये फ्रांस में बहती है. तो फ्रांस बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मैं बर्ड्स की एग्स के साथ खेलता था, साल के ऊपर स्लाइड करता था, और अब मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, पढ़ ही नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा. उसको ये बुक्स जो न्यूसेंस लगती थी अ व्हाइल अगो, एक बर्डन लगती थी, एक बोझ लगती थी, एक बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी, अब उसको वो कैसी लग रही है? ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही है. होता है ना कि जब हमसे कोई चीज़ दूर हो रही होती है, लाइक व्हेन समथिंग इज़ देयर विद अस वी डोंट कंसिडर इट्स वैल्यू, बट जब वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है एंड वी थिंक दैट बस वो हमसे दूर नहीं जाए बिकॉज वी लव इट सो मच. तो सेम चीज़ हो रही है फ्रांस के साथ. वो कहता है कि ये जो मेरी बुक्स थी मुझे हैवी लगती थी, बर्डन लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, तो और अब मेरी ये ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही हैं मुझे, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about all his ruler and how cranky he was. उसके बाद फ्रांस हमारा बोलता है कि इस आइडिया से कि एम हैमिल हमारे टीचर जिन्होंने मुझे इतने साल फ्रेंच पढ़ाया है, जो इतने सालों से इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, वो हमें छोड़कर चले जाएंगे कल. इस थॉट से ही मैं ये भूल गया कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी थे, कितने ज़्यादा बुरे थे, कितने ज़्यादा डांटते थे वो हमें. राइट, सो ही फॉरगेट्स अबाउट ऑल हिज क्रैंकीनेस एंड उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि वो अपनी ही लैंग्वेज को अपने ही देश में अब और नहीं पढ़ पाएगा. सो द नेक्स्ट लाइन ही सेज, Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. अब वो कहता है कि बेचारा मैन, किसको डिनोट कर रहा है? ये एम हैमिल को डिनोट कर रहा है. अब ये बताता है आखिर संडे क्लोथ्स हिज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि एम हैमिल ने क्या पहना था. अपना ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और एक ब्लैक सिल्क हैट पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. तो ये आखिर क्यों पहनी थी? क्योंकि वो अपने लास्ट फ्रेंच लेसन को ऑनर करना चाहते थे, रिस्पेक्ट देना चाहते थे, बिकॉज इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आया, फ्रांस को समझ में आया कि आखिर ओल्ड विलेज पीपल क्यों बैठे थे बैक ऑफ द रूम. It was because they were sorry too. उनको भी बुरा लग रहा था that they had not gone to school more. क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि वो भी अपने टाइम पे स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने भी फ्रांस की तरह अच्छे से नहीं पढ़ाई करी थी, वो भी मस्ती मारते थे, वो भी ढंग से अटेंटिव होकर क्लास में नहीं बैठते थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. तो ये इनका एक तरीका था विलेज पीपल का कि वो हमारे मास्टर को, मीन्स एम हैमिल को, थैंक कर सके फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. उनकी 40 years, क्योंकि एम हैमिल पिछले 40 साल से, 40 years इज सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, एंड 40 years से एम हैमिल उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज. तो वो उनको थैंक करने के लिए आए थे, सॉरी फील कर रहे थे, इसलिए आए थे क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे, इसलिए आए थे. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने आए थे फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. अब यहाँ पे दैट वॉज देयर्स नो मोर क्यों लिखा है? क्योंकि जब हमारे, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का पहले राज था. तो इंडिया होते हुए भी इंडिया नहीं था. व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ब्रिटिशर्स के अंडर हमारा इंडिया हमारा नहीं था, वो उनका था, उनके लॉस थे, उनका कानून चलता था, उनका सब कुछ, उनकी सुप्रीमेसी थी. सिमिलरली यहाँ पर जर्मनी की सुप्रीमेसी है. फ्रांस होते हुए भी फ्रेंच लोगों का नहीं है. वो जर्मन ऑक्यूपेशन उस पर काबू पा चुकी है, इसलिए वहाँ पर उनका कंट्रोल चल रहा है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर. यहाँ पे देयर्स कौन है? फ्रेंच मैन. ओके, ये आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, सो रिमेंबर दैट. सो द नेक्स्ट ही सेज,
While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एम हैमिल को फ्रांस से क्वेश्चंस पूछने थे, पूरी क्लास से क्वेश्चंस पूछने थे पार्टिसिपल्स के ऊपर. तो जब फ्रांस ये सब सोच रहा था तो उसने देखा कि मेरा नेम कॉल आ गया है, अब मेरी चांस है कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल सुनाऊं. What would I have not given to be able to say that dreadful rule for participles all through very loud and clear and without one mistake. अब वो सोचता है कि मैं अपना सब कुछ दे देता, ऐसा क्या था जो मैं नहीं दे सकता था जिससे मैं इन पार्टिसिपल्स के रूल्स को बोल पाऊँ. अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्यों सोच रहा था? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि उसको सॉरी फील हो रहा था, उसको रिग्रेशन फील हो रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने आखिर क्यों फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया और अटेंटिवली उसको नहीं पढ़ा. वो सोचता है कि काश मैं अपने पार्टिसिपल्स के रूल को बिना किसी मिस्टेक के बोल पाता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसके बाद क्या होता है, उसने लर्न तो करा नहीं था, उसको पहला वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के ऊपर. तो वो बेचारा क्या करेगा, पहले ही वर्ड्स बोलते बोलते वो मिक्सअप हो गया, सब कुछ मैस हो गया, सब कुछ डिसऑर्डर सा हो गया और उसका डेस्क उसने पकड़ लिया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था, धक धक कर रहा था और वो ऊपर देख ही नहीं पा रहा था. होता है ना हमारे साथ भी, जब हमें शर्म आती है, हमें शेम फील होती है तो हम ऊपर नहीं देख पाते, हम नज़रें नहीं मिला पाते हमारे सामने जो है. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब एम हैमिल क्या बोलते हैं, यूजुअली फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम हैमिल मुझे डांटेंगे, ठीक है, बट एम हैमिल उसको नहीं डांटते. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद को बुरा फील होना चाहिए क्योंकि हमारा लास्ट लेसन है और तुमने लास्ट लेसन में भी अपने फ्रेंच के लेसन्स नहीं पढ़े. हम लोग रोज़ अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है ना, हम कल कर लेंगे एंड दैट टुमारो नेवर कम्स. वी ऑल नो दैट. और अब देखो हम कहाँ पर आ गए, ऐसी पोजीशन पर आ गए जहाँ से हम कल पे टाल ही नहीं सकते, बिकॉज आज के बाद हमें फ्रेंच पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. अब उन फेलोज़ को, यहाँ पर दोस्त फेलोज़ किसको बोला है, जर्मन पीपल को. यहाँ पर बोला है कि अब उन जर्मन लोगों को ये राइट होगा बोलने का, फ्रेंच लोगों को, कि तुम ये तो बोलते हो, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन. प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम्हें तो फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती, तो तुम कैसे फ्रेंच मैन हो. उसके बाद एम हैमिल बोलते हैं कि तुम ही अकेले ब्लेम करने के लायक नहीं हो, मैं भी, तुम भी, हम सब को ब्लेम किया जाना चाहिए. रिप्रोच आवरसेल्व्स विद मतलब टू ब्लेम. ओके, वो कहते हैं कि हमें भी ब्लेम करना चाहिए क्योंकि हम सब इक्वल रॉन्ग हैं, इसमें इक्वली रॉन्ग है, इक्वली गलत हैं, हम सब इस ब्लेम के भागीदारी हैं. Parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. अब वो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स को सबसे पहले वो ब्लेम करते हैं. वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इक्वली ब्लेम करने के लायक हैं क्योंकि वो कभी एंशियस ही नहीं थे तुम्हें स्कूल भेजने के लिए. एंशियस मीन्स वरिड. तो एम हैमिल बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स कभी एंशियस ही नहीं थे फ्रांस के उसको स्कूल भेजने के लिए. वो तो चाहते थे कि फ्रांस जो है मिल्स में काम करे, फार्म में काम करे, ताकि उनको थोड़े और पैसे मिल सकें. उसके बाद वो खुद को भी ब्लेम करते हैं. वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेजता था, या फिर मैं तुम्हें हॉलीडेज़ नहीं देता था जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, तो मैं भी इक्वली ब्लेम करने के लायक हूँ. आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? That's what I explained now to you. Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they've had the key to their prison. उसके बाद एम हैमिल एक्सप्लेन करने लगते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है.
ना वाई ही सेज सो, अब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं इंडिया में रह रही हूँ तो फिर मैं हिंदी को सबसे ज़्यादा अच्छी बोलूँगी. सो हर किसी की अपनी फीलिंग होती है अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी मदर टंग के लिए. तो सेम एज़ दैट एम हैमल की भी है. वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज उस दुनिया में सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसको गार्ड करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए. क्योंकि वो कहते हैं कि जब कोई भी एनस्लेव होता है, जब किसी को गुलाम बनाया जाता है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी पे होल्ड रखता है, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी मदर टंग पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने कल्चर पे होल्ड करके रखता है, तब तक उसको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता. क्योंकि गुलाम क्या होता है? अपने हिसाब से चलाना. और गुलाम कैसा चाहेगा कि वो उसका ओनर कैसा चाहेगा कि उसका गुलाम उसके कल्चर को फॉलो करे, उसके हिसाब से चले. बट अगर किसी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और जो इंसान जिसको एनस्लेव किया जा रहा है वो अपने कल्चर को नहीं छोड़े, अपने लैंग्वेज को नहीं छोड़े, तो उसको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता. That's what he says, that as hold as the people hold their language, if it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद एम हैमल क्या करते हैं? ग्रामर का उनको लेसन्स पढ़ाते हैं सारे बच्चों को. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and he had never explained everything with so much patience. अब वो कहता है कि मैं हैरान हो गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि एम हैमल जो भी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था. मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ डिफ़िकल्ट है या मुझे कुछ समझना नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ. मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा था. और ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन से सुन रहा था. वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एम हैमल ने भी कभी भी इतने पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया होगा जितना वो आज के दिन पढ़ा रहे हैं. और हम सब बच्चों ने भी इतना ज़्यादा कामली, इतना ज़्यादा अटेंटिव होकर कभी भी नहीं सुना होगा जितना हम आज सुन रहे हैं. सो इट ऑल सीम्ड वेरी वेरी ईजी टू हिम. सो गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है. सो वी वुड बी कवरिंग द नेक्स्ट few pages of this chapter in the next coming video, basically the second part of this chapter. All right, so thank you for watching guys. Stay tuned, part 2 में मिलते हैं. and stay safe, stay at home, and अपने friends के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो, और लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो तो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय.